चलिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या होता है? इस पे ना हम बताते हैं क्या होता है। देखो, इसमें मानो कि ये तुम हो, ठीक, ये पापा है, ये मम्मी है और ये बहन है, ठीक। अब जब तुम्हारे ऊपर तुमको बुखार हो जाता है, ठीक है, बुखार हो जाता है, तो पापा हो, बहन हो, मम्मी हो, सब लोग तुम पे एकदम फोर्स हो जाता है, मतलब तुम पे सब लोग एकदम ध्यान देने लगता है, नहीं कि एकदम बीमार हो गया है, इसको सेवा हुआ करो इसका, है ना, वो सब चीजें। तो वही है, ये सेवा करो, इसको अच्छा खाना वाना खिलाओ ताकि जल्दी ठीक हो जाए। तो ये आपके भाई, पापा, बहन और मम्मी, बहन तो कैसी भी हो जी, अपने भाई को तो तकलीफ में नहीं देखेगी। तो उस केस में क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग अपना लेते हैं। ये कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि जब आप बीमार होते हैं, मतलब फोर्स ऑन बॉडी वन इज इक्वल टू, यानी नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन बॉडी वन is equal to the vector sum of all the forces exerted by other bodies on one। मतलब कि अभी जो हम बताए कि तुम बीमार होते हो, तो तुम्हारे बराबर सब लोग, मतलब तुम बीमार होते हो तो सारे का अटेंशन क्या हो जाता है, तुम्हारी तरफ हो जाता है। सेम चीज सोचो कि यहाँ पे ये जो वन बॉडी है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, यानी कि पहला बॉडी जो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वो इतना है, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो इतना है, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो इतना है, यानी ये जितना फोर्स लग रहा है F1 जो है, F1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इन सारे बॉडीज के सिस्टम में जितने भी अदर बॉडीज हैं, इन सारे बॉडीज के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा इस पे जो फोर्स लगेगा। यानी फोर्स ऑफ F1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन F12 प्लस फोर्स ऑन F13 प्लस फोर्स ऑन F14 प्लस फोर्स ऑन F1n। यानी और भी अगर फैमिली में मेंबर्स हुए, दादा दादी, काका काकी, वो लोग हुए तो वो लोग भी आप पे अटेंशन देने लगते हैं, तो F1n। तो ये होता है आपका क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी पहले बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स, मतलब जितने भी अदर बॉडीज हैं, उनके फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा आपका पहला बॉडी का फोर्स। समझ में बात आई? यही आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। और ये भी मेरे एक भाई थे, दोस्त, उनका देन था, जिनका नाम शायद न्यूटन के नाम से आज विख्यात है, तो उन्हीं का देन था ये सारा चीजें। समझ में बात आई? अब एक चीज और इसमें जानते हैं हम लोग। जो मेरा दोस्त था, मेरा भाई न्यूटन, वो क्या हुआ कि उसने हम लोग उसके बारे में मोशन में 3 गो लॉ पढ़े थे। एक पढ़े थे इनर्शिया, एक पढ़े थे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक पढ़े थे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पढ़े थे। तो अगर कोई दो बॉडीज है, क्या है, दो बॉडी है, दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। ये इस पे अगर R12 फोर्स लगा रहा है और ये इस पे R21 फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि एवरी एक्शन, ये जो एक्शन कर रहा है वो इसके इक्वल है और अपोजिट है। लेकिन अपोजिट है तो उस केस में आपका माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, बस ये चीज हमको बताओ। माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यहां से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि फोर्स ऑन 12 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन F12, सॉरी F21, उल्टा लिखा गया, F21। ये बात किसी को समझ में आई? यानी कि ये आपका पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2, तो
1 के द्वारा 2 पे जो फोर्स लगा और 2 के द्वारा 1 पे जो फोर्स लगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। जिसका प्रतीक कौन है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये निगेटिव साइन, कि दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब ये यहां से ये चीज हम डायरेक्ट कैसे लाएं, तो देखो अगर हम R12 जो है यानी यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2, M1 से M2 के बीच में यूनिट वेक्टर कौन है, R12, और M2 से M1 के बीच में R21। तो अगर ये एक दूसरे के निगेटिव में बराबर है तो जो हम अभी फॉर्मूला लिखे थे F12 का कि G टाइम्स M1 M2 और R12 बाई R12 और R21 सॉरी R12 का क्यूब, ऐसा ही कुछ लिखे थे, ये लिखे थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R12 जो है वो निगेटिव है, यहाँ पे भी उल्टा दिखाया हुआ है, R21 का निगेटिव है R21 का। तो यहाँ पे R12 की जगह R21 कर सकते हैं, कर दीजिए। तो फोर्स ऑन 12 इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 और R12 की जगह पे R21 बाई R21 का क्यूब हो जाएगा, R21 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे R21 है, यहाँ पे भी R21 है, तो ये देखो निगेटिव साइन बाहर आया और R21 यानी कि ये F21 के बराबर होगा, F21 के। और वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से भी हमको क्या आ रहा है, यही चीज आ रहा है ना कि F12 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ F21 समझने बात आ रही है। तो यही आपका होता है, इतना बात समझ में आया। अब ग्रेविटेशन का बात हो रहा है और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना है, तो ये तो फिर वही बात हो गई। क्या बात हुई कि जलेबी खा रहे हैं और रबड़ी नहीं, वही वाली बात है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है कि किसी बॉडी में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, किसी बॉडी में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम लोग जी कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते आ रहे बचपन से जानते हैं, जिसका वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड पढ़ते आ रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। बुक में कभी कभार 10 दे देता है, लेकिन हम लोग अगर आपको जी का वैल्यू यूज करना होगा तो हमेशा यही वैल्यू यूज करेंगे। अगर बुक में जी का वैल्यू गिवन हो 10 तभी उसका यूटिलाइज करें, अन्यथा इस वैल्यू का प्रयोग करें, इस मान का प्रयोग करें। अब आगे चलते हैं, जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए अभी हम लोग पढ़े G इज इक्वल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत अभी नहीं पढ़े, ये सारा चीज पढ़ चुका है। M1 M2 को एक काम करते हैं, बड़ा छोटा कर देते हैं, यानी एगो को छोटा m एगो को बड़ का m, ठीक है। अब फोर्स बराबर ये भी होता है, और फोर्स बराबर एक और चीज पढ़े थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। याद करो मेरा दोस्त था न्यूटन, उसने एक दूसरा लॉ भी दिया था मोशन में कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन आपका दूसरा लॉ उसने दिया था, और दूसरे नंबर का इक्वेशन भी बन रहा है कोइंसिडेंस के साथ। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या है, ये जी है। एक्सेलरेशन क्या है, ये जी है।
तो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी भी है, फोर्स इज इक्वल टू ये भी है। इन दोनों को कोलाइड करा दीजिए, टकरा दीजिए। तो टकराओगे तो आएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। आ रहा है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। हमको यहाँ से इक्वेशन बन किया जी का, जी एम बाई आर स्क्वायर। This is the required expression for acceleration due to gravity g। समझ गए? अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं कि ये तो आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, कि अर्थ सरफेस के नियर होगा तो ये एक्सप्रेशन होगा और ये आपका वैल्यू होगा जी का। अगर कुछ एल्टीट्यूड पे, कुछ हाइट पे अगर हो कोई ऑब्जेक्ट, कुछ हाइट पे, कुछ एल्टीट्यूड पे हो, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? कुछ एल्टीट्यूड, कुछ हाइट पे हो। चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ये कुछ सर्टेन एल्टीट्यूड पे लिख देते हैं, एट ए एल्टीट्यूड, इस एल्टीट्यूड पे। तो अभी हम लोग डिराइव किए कि यानी कि जैसे अर्थ जो होता है, अर्थ से अगर कुछ हाइट पे अगर बड़ी हो, यानी जी एच, यानी अभी जो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन डिराइव किए वो इस पॉइंट के लिए किए कि जी एच इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये भी डिराइव किए। यहाँ पे हम क्या किए हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक, उसका रेडियस है r, उसका रेडियस है r, और ये जो a पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? a, और ये पॉइंट है आपका b। तो a पॉइंट से b पॉइंट का डिस्टेंस है, यानी जो हाइट है वो है h, और ये जो सेंटर है, सेंटर से a पॉइंट का डिस्टेंस है r, और ये जो सेंटर है o से लेके b का डिस्टेंस है r, पूरा स्मॉल r, ठीक है। o से a का डिस्टेंस है कैपिटल R, a से b का डिस्टेंस है, यानी जो हाइट है वो है h, और o से लेके b का जो पूरा डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो स्मॉल r जो होगा वो इस r प्लस इस h के बराबर होगा। तो यहाँ r की जगह हम ये वाला वैल्यू डाल सकते हैं, तो वही डाल दीजिए, जी एच इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये जो r प्लस एच का होल स्क्वायर है, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये r पे भी स्क्वायर है, h पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि r स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, r स्क्वायर को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो जी एच इज इक्वल टू जी एम, अगर आर स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, तो अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर बचेगा। अंडर ब्रैकेट ये बचेगा ना, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या मेरा यही वाला चीज है? सेम चीज है। और इसका वैल्यू क्या होता है? जी। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू जी होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग जी रख सकते हैं, जी टाइम, अब ये हो गया, हाँ, ओ ये जी हो गया, और यहाँ पे क्या है? 1 प्लस एच आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और सॉल्व जब इस पूरे को करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर, और यही होता है आपका जी एच। यानी कि किसी एल्टीट्यूड पे, किसी कुछ एल्टीट्यूड पे, यहाँ पे जो हाइट होगा उसका ये जी एच ही होगा। हम लोग अभी निकाले क्या? जी के लिए,
इस g के लिए अभी ये वाला एक्सप्रेशन निकाले ना, gm/r² निकाले। तो किसी हाइट पे, किसी एल्टीट्यूड पे, किसी हाइट पे gh क्या होगा, तो ये होगा g टाइम्स यानी 9.8 इंटू 1 माइनस हाइट का 2 टाइम्स बाई r, यानी रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट को ये क्या है, मास है, ये क्या है आपका मास है। m मास का ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है कैपिटल R, उससे डिवाइड कर देंगे हाइट के 2 टाइम्स में और 1 से उसको माइनस करके g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको gh यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा आपको पता चल जाएगा। इसमें कुछ कंडीशन भी है, जैसे अगर आपका h जो होता है यानी ये जो हाइट है, ये अगर अप्रोक्सीमेटली r के बराबर, मतलब पूरी तरीके से r के बराबर नहीं, यानी लगभग लगभग अगर ये r के बराबर, यानी ये जो हाइट है ये पूरी तरह से r के बराबर नहीं होगा, लेकिन लगभग, जैसे होता है ना कि 1.9 है तो इसको हम लोग लगभग बोलते हैं ये 2 है, ये 2 है नहीं, लगभग ये क्या है 2 है। उसी जैसे अगर 2.1 है तो इसको हम लोग 2 कंसिडर करते हैं, है ये 2.1 लेकिन इसको कंसिडर क्या किया जाता है 2। तो सेम वही चीज है कि अगर h है ये r के बराबर नहीं है लेकिन लगभग अगर r है, तो उस केस में आपका ये जो होगा, ये उस केस में आपका gh का वैल्यू हो जाएगा। अगर ये हो तो इस केस में आपका gh का वैल्यू हो जाता है, सॉरी gh का वैल्यू हो जाता है आपका कितना, g टाइम्स r² बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर। समझ में बात है, लगभग इतने के बराबर होता है। एक चीज और, ठीक है, अगर ये h का वैल्यू r से बहुत कम है, यानी कैसे बताएं, ये वाला वैल्यू आपका कम मान लेता हूँ, जैसे जब h का वैल्यू r से बहुत कम हो, h का वैल्यू r से बहुत कम हो यानी r से बहुत नीचे हो h का, तो हम बोल रहे थे कि जैसे जैसे आपका अगर h आपका r से बहुत ज्यादा क्या हो, छोटा हो, h जो है r से अगर बहुत ज्यादा छोटा हो, तो उस केस में इस वाले शस्त्र का, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करें, और अगर h आपका लगभग r के बराबर हो तो उस केस में इस वाले फॉर्मूला का, यंत्र का प्रयोग करें। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे h का वैल्यू, किसका वैल्यू, ये h का वैल्यू जैसे जैसे आपका इंक्रीज करेगा, h का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इस पूरे यानी 1 माइनस 2h/r का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और 1 में से माइनस हो रहा है, सबसे बड़ी बात है इसमें से माइनस हो रहा है 1 में से, यानी 1 से भी छोटा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे h का वैल्यू बढ़ेगा ये 1 माइनस 2h/r क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। 1 माइनस 2h/r अगर डिक्रीज करेगा, और g का तो वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, तो ये कांस्टेंट है, ये अगर डिक्रीज करेगा तो इनडायरेक्टली कौन डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तुम खुद सोचो ना कि अगर ये हाइट है, इस हाइट को अगर हम कम करते जाए, इस हाइट को क्या करें, कम करते जाए, तो ये जो gh का वैल्यू है वो क्या कम नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। अगर इस हाइट को हम लोग कम कर दें, जैसे ये हाइट अभी यहाँ है और इस हाइट को यहाँ कर दें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस हाइट पे वो सडनली यहाँ आएगा, और यहाँ पे gh का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, मानते हैं कि यहाँ तक हाइट हुआ, हाइट कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हो गया, यहाँ से इसको मानते हैं h डैश। तो h डैश पे जो gh का वैल्यू है वो भी आपका कुछ अलग होगा, gh का वैल्यू
एच डैश हाइट पे भी कुछ अलग होगा इसका वैल्यू, है कि नहीं। तो वही चीज है कि जैसे जैसे एच का वैल्यू बढ़ेगा तो ये 1 माइनस टू एच बाई आर डिक्रीज करेगा, और जी एच क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में बात आई। तो h अगर r से बहुत ज्यादा छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला, h अगर r के बहुत करीब हो यानी उसके लगभग बराबर हो तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला।